हाय स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग पॉलिटेक्निक में साइंस का तीसरा चैप्टर अब शुरू करेंगे, गति। गति में देखिए क्या होता है, पहले समझेंगे हम दूरी, विस्थापन और दूरी विस्थापन में अंतर, फिर चाल और वेग, फिर दोनों में अंतर, इसके बाद त्वरण और फिर इसके बाद जो भी सूत्र हैं इस चैप्टर में वो सारे सूत्र देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं दूरी क्या है। दूरी क्या है? किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई रास्ते की लंबाई जो होती है वो दूरी होती है, और किसी गतिमान वस्तु द्वारा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम लंबाई जो होती है वो विस्थापन होती है। जैसे समझिए, जैसे यहां से चलना शुरू किया है ना, 3 मीटर इधर आया मान लीजिए, फिर 4 मीटर ऊपर गया, ठीक, और फिर ऊपर मतलब ये उत्तर की ओर, और चलिए इतना ही समझ लीजिए। अब इसमें ये 3 मीटर इधर गया, 4 मीटर इधर गया, तो दूरी कितनी हो गई? 4 3 7। कुल रास्ते की लंबाई किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए ये रास्ते की लंबाई जो है ये पूरा क्या होती है? दूरी। और विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की ये न्यूनतम दूरी, ये क्या होती है? विस्थापन। ठीक है, तो विस्थापन कितना आएगा? देखिए ये लंब होगा, समकोण त्रिभुज में देखिए कर्ण कितना आएगा? ये 5 आएगा, लंब 4 है, आधार 3 है, तो ठीक। तो विस्थापन कितना इसमें हो गया? 5, और दूरी कितनी हो गई? 7। ठीक है, अब समझिए, यदि ये 3 मीटर इधर गया है, फिर 4 मीटर इधर गया, फिर लौट करके फिर वहीं आ गया 5 मीटर, ठीक है। अब बताइए विस्थापन कितना हो गया? प्रारंभिक अवस्था जहां थी अंतिम अवस्था भी वहीं हो गई, तो वे ये इन दोनों के बीच की लंबाई या कह लीजिए दूरी कितनी हो गई? 0 हो गई। यानी विस्थापन अब कितना हो गया? 0 हो गया। लेकिन दूरी कितनी है? ये 4 3 7 और 7 5 12, तो 12 मीटर ये क्या आ गया? विस्थापन आ गया, 12 मीटर दूरी आ गई। ठीक है, दूरी कितनी हो गई यहां पर? 12 मीटर, और विस्थापन 0 हो गया। तो कोई व्यक्ति यहां से चला है फिर लौट करके वहीं आ गया, इसका मतलब विस्थापन 0 हो गया। और दूरी कितनी होगी? जितना दूर गया है आया है, पूरी लंबाई जो है वो क्या हो जाएगी? दूरी हो जाएगी। अब दोनों में अंतर जल्दी से समझ लीजिए ना। अब तो समझ ही गए हैं दूरी विस्थापन क्या है। दूरी क्या है? पहली परिभाषा, दूरी क्या है? किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं, और किसी गतिमान वस्तु द्वारा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम लंबाई या न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अब देखिए, दूरी के लिए क्या होता है? केवल परिमाण की आवश्यकता होती, दिशा की नहीं। दूरी के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती, दिशा की नहीं। यानी दूरी क्या है? अदिश राशि है। और विस्थापन क्या है? विस्थापन जो है इसको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है ना, अभी बताया ना, दिशा भी आवश्यकता होती है विस्थापन के लिए। तो विस्थापन में क्या होता है? परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, ये सदिश राशि है, ठीक। और तय किए गए कभी ही गतिमान वस्तु द्वारा किसी भी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई यानी दूरी, तय की गई दूरी कभी भी 0 नहीं होती है, कभी भी 0 नहीं होती। कौन? दूरी। लेकिन विस्थापन 0 होता, अभी हमने देखा, ठीक है। अब अगला पॉइंट, ये दूरी जो होती है यह धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है, सदैव धनात्मक होती है। और विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, 0 तीनों हो सकती है। और दूरी के लिए देखिए, दूरी के लिए पथ की आकृति ना, दूरी जो है पथ की आकृति पर निर्भर करती है, मतलब किधर से किधर गया है इस पर निर्भर करेगा। लेकिन विस्थापन किधर से किधर गया है इस पर निर्भर नहीं करेगा, कहां कहां गया है कोई मतलब नहीं है। यदि प्रारंभ जहां से चला है वहां से फिर वहीं आ गया तो 0 हो जाएगा। कैसे आया है इससे नहीं मतलब है ना, कैसे आया इससे नहीं मतलब है। घूम टहल करके जहां पर पहुंचा है अंतिम स्थिति में और प्रारंभिक स्थिति के बीच की लंबाई निकाल लेंगे, वही विस्थापन हो जाएगी। मतलब आकृति पर निर्भर नहीं करता, इधर आकृति पर निर्भर करता है, ठीक हो गया। दूरी और विस्थापन में अंतर। अब समझिए चाल और वेग में अंतर। क्या? चाल और वेग में अंतर। तो चाल क्या है, वेग क्या है, पहले इसको समझ लीजिए। किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी चाल होती है, और किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वेग होता है, ठीक। या वेग को ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी जो है वो एकांक समय में चली गई दूरी ही वेग होती। निश्चित दिशा कहिए या यहाँ विस्थापन लगा दीजिए, बात एक ही है। एकांक समय में तय की गई दूरी चाल होती है, एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वेग होता है। अब चाल देखिए, ये क्या है?
अदिश राशि है, तो इसको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, यानी चाल जो है वो दिशा पर निर्भर नहीं करती है, केवल परिमाण पर निर्भर करती है। ठीक है, केवल परिमाण को व्यक्त करती है, दिशा को नहीं। और वेग जो है ये परिमाण और दिशा दोनों को बताता है, दोनों को व्यक्त करता है। चाल जो है ये धनात्मक और शून्य हो सकती है, वेग जो है ये धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य तीनों हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। अब इसके बाद समझ लीजिए और कुछ नहीं, बस इतने है चाल और वेग में। इसके अलावा चाल का मात्रक भी मीटर पर सेकंड होता है, वेग का भी मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। यदि औसत चाल निकालनी है तो कुल दूरी बटे कुल समय कर दीजिए, औसत वेग निकालना है तो कुल विस्थापन बटे कुल समय। ठीक, तो ये हो गया चाल और वेग में अंतर, चाल और वेग क्या है। ठीक है, इसके बाद समझ लीजिए त्वरण। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी पहले वेग कुछ था, लीजिए अच्छा, वेग देखिए, प्रारंभिक वेग u होता है, अंतिम वेग v होता है। तो अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग जब घटा देंगे तो वही आएगा वेग परिवर्तन। वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, यही क्या होता है? त्वरण। देखिए यहाँ से पहला सूत्र भी मिल जाएगा ना गति का, तो यहाँ at बराबर क्या मिलेगा? v माइनस यू, है ना, इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? v बराबर u प्लस at। ठीक, ये पहला समीकरण मिल गया। चलिए अब देखते हैं गति के नियम। गति के नियम क्या होते हैं? देखिए 3 नियम है ना गति के, न्यूटन के गति के 3 नियम। पहला क्या है? जड़त्व का नियम, यानी कोई वस्तु यदि गति अवस्था में तो गति अवस्था में रहेगी, विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, है ना। मतलब यदि गति अवस्था में है तो उसको रोकना है तो बल लगाना पड़ेगा, ठीक है, और यदि रुकी हुई है गति अवस्था में तब भी बल लगाना पड़ेगा। तो जब तक कोई बाह्य बल ना लगे तब तक कोई वस्तु अपनी अवस्था को परिवर्तित नहीं करती, यही क्या होता है? जड़त्व होता है। ठीक है, अब दूसरी बात, दूसरा नियम क्या है कि किसी पिंड पर लगने वाला बल द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। F बराबर यम ए, जानते हैं ना, F बराबर यम ए, यानी दूसरा हो गया। अब तीसरा, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये सब पढ़ चुके हैं, है ना। तो अब देखिए इसमें जितने सूत्र हैं उनको सबको देख लेते हैं एक बार में। पहला सूत्र देखिए, गति का समीकरण का पहला सूत्र क्या है? v बराबर u प्लस at। और दूसरा क्या हो जाएगा? ये पहला सूत्र हमारा हो गया। इसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा क्या है? यस बराबर क्या होता है? यस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये दूसरा हो गया। अब तीसरा लिख लीजिए, तीसरा समीकरण क्या है गति का? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a, ये हो गया तीसरा समीकरण। अब देखिए 90 सेकंड में यानी टीवे सेकंड में चली गई दूरी यदि निकालनी है तो वो क्या होता है? चौथा, यस यानी दूरी है, टीवे सेकंड में चली गई दूरी यहाँ निकालनी, टीवे सेकंड में चली गई दूरी। तब देखिए यहाँ यस बराबर यूट था तो एस टी बराबर क्या होगा? u प्लस, है ना, हाफ a, ये वही लिखना है। अंतर क्या है यहाँ? 2t माइनस 1 होगा। ये टीवे सेकंड में चली गई। जैसे कहा जाए पहले सेकंड में कितनी दूरी पर पहुंचा, दूसरे सेकंड में कितनी दूरी पर पहुंचा है, तो ये सूत्र लगेगा। ठीक है, अब देखिए यदि वेग लगातार बढ़ रहा है, यदि वेग लगातार बढ़ रहा है तो यहाँ सब प्लस होगा, सब क्या होगा? प्लस होगा। और अगर माइनस है, वेग कम हो रहा है, वेग कम हो रहा है धीरे धीरे, तो ये सब प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब अगली बात, यदि किसी पिंड को ऊपर फेंका जाए या ऊपर से नीचे की ओर आए तब एक ही जगह हम क्या लिखेंगे? जी लिखेंगे, एक ही जगह जी लिखेंगे। यानी पिंड जब ऊपर की ओर जाएगा, समझिए जब कोई पिंड ऊपर की ओर जा रहा हो तो बताइए उसका वेग बढ़ेगा घटेगा? वेग क्या होगा? ऊपर की ओर जाएगा, धीरे धीरे घटेगा, तो एक ही जगह क्या लिखेंगे? माइनस जी लिखेंगे। और जब नीचे की ओर आ रहा हो, कोई पिंड ऊपर से नीचे की ओर, आप जैसे ऊपर छत पे हैं वहीं से छोड़ दीजिए, तो क्या होगा? वेग धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ेगा। ऊपर से नीचे की ओर जब आएगा कोई पिंड तब एक ही जगह प्लस जी लिखेंगे, यानी तब ये धन में करके हो जाएगा। यानी सूत्र क्या बनेगा? v बराबर u प्लस जी टी, कब? जब नीचे की ओर आ रहा हो। और दूसरा क्या होगा? यस बराबर इसी तरीके से प्लस, एक ही जगह जी कर लीजिए बस। ठीक है, और जब ऊपर की ओर जा रहा होगा तो माइनस हो जाएगा बस। तो इतना ये याद रखिए। इसके बाद आगे सूत्र जो है वो समझेंगे। देखिए गति के नियम से अभी सूत्र हमने बताया, किसी दूसरे नियम से किसी पिंड पर लगने वाला बल
द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, यानी F बराबर ma होता है आपका। ठीक, ये सूत्र बन गया। अब यहां से समझिए, अच्छा थोड़ा सा और समझ लेते हैं, पर सूत्र कुछ लिखेंगे फिर यहां से और निष्कर्ष निकालेंगे। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण मिला। अब दूसरी बात जानते हैं हम, संवेग। संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। क्या होता है? संवेग। P बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। ये हो गया संवेग। इसके बाद आगे भार समझ लीजिए। भार, किसी पिंड का भार क्या होता है? भार जो होता है वो द्रव्यमान गुणे त्वरण के बराबर होता है, उसको हम नहीं लिखेंगे, समझते रहिए। 7वां पॉइंट हम लिखेंगे आवेग। क्या? आवेग। आवेग I बराबर होता है द्रव्य बल गुणे समयांतराल। बल गुणे समयांतराल, कितने समयांतराल तक किसी पिंड पर बल लग रहा है, इसके गुणनफल को क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। क्या मिल गया? बल, संवेग और आवेग। ठीक, अब देखिए यहां से हमको पता है द्रव्यमान और ये त्वरण है। त्वरण अभी हमने बताया क्या? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे u बटे t, ये हो गया। अब इसमें गुणा कीजिए, क्या मिलेगा? यम v माइनस यम u बटे t हो गया। अब देखिए ये भी द्रव्यमान गुणे वेग हुआ। द्रव्यमान गुणे वेग अभी हमने बताया क्या होता है? संवेग। और यहाँ द्रव्यमान गुणे वेग, ये भी संवेग। तो देखिए यहाँ अंतिम वेग है, द्रव्यमान में अंतिम वेग से गुणा हुआ, यहाँ द्रव्यमान में प्रारंभिक वेग से गुणा हुआ है। तो बताइए ये प्रारंभिक संवेग होगा कि अंतिम संवेग होगा? ये वाला, ये क्या होगा? प्रारंभिक वेग है तो प्रारंभिक संवेग होगा। इसमें अंतिम वेग से गुणा किया गया है तो अंतिम संवेग होगा। तो अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, इसका मतलब संवेग में परिवर्तन। इसका मतलब संवेग में परिवर्तन। और हम जानते हैं बटे समय अगर कर दिया जाए तो वही परिवर्तन की दर होता है। इसका मतलब ये पूरी बात क्या है? संवेग परिवर्तन की दर है। ये क्या है? संवेग परिवर्तन की दर है कि नहीं? तो देखिए संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में ऐसे आ सकता है। बल क्या है? संवेग परिवर्तन की दर है। ठीक, चलिए यहां से कुछ देखिए क्या मिलेगा हमको। बल बराबर, ये आवेग बराबर बल गुणे समयांतराल मिला। तो बल बराबर अभी हम जानते हैं द्रव्यमान गुणे त्वरण, और गुणे ये मान लीजिए समयांतराल है, कितने समयांतराल के लिए बल लगा है। अब ये हो गया द्रव्यमान। अब ये त्वरण है, फिर वही बात v माइनस u बटे t कर लीजिए। ठीक है, और ये मिल गया क्या? डेल्टा टी। ये समय जो है यहाँ t की जगह डेल्टा t लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा t समय के लिए यदि बल लगा, इसका मतलब उतने देर के लिए त्वरण भी उत्पन्न हुआ, उतने देर के लिए वेग भी परिवर्तन हुआ है। वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, जितना समय लगा वही तो लिखेंगे। अच्छा, तो अब ये हो गया डेल्टा t। तो यहां से देखिए ये डेल्टा टी कैंसिल, तो मिला क्या? यम वी माइनस यम यू। अब ये बताइए ये क्या मिला? ये क्या है? अंतिम संवेग, और ये क्या है? प्रारंभिक संवेग। इसका मतलब संवेग में परिवर्तन ही क्या होता है? आवेग होता है। आवेग क्या होता है? संवेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। संवेग में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। और वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं, संवेग परिवर्तन की दर को आवेग कहते हैं। दर नहीं, दर जब लगा देंगे तो बल हो जाएगा, और परिवर्तन ही केवल कहेंगे तो वो क्या होगा? आवेग होगा। ठीक, तो इस प्रकार से ये सब हो गया। अब गति के नियम तो आप ही जान ही चुके हैं। इसके अलावा ये समझिए कि लिफ्ट में, है ना, लिफ्ट में भार कैसे कार्य करता है। चलिए इसको मिटा देता है। चलिए अब समझते हैं लिफ्ट में भार किस तरीके से परिवर्तित होता है। देखिए जब लिफ्ट में आप गए होंगे, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती तो क्या होता है? हमको लगता है कि भारी हो गए, थोड़ा ज़्यादा भारी हो गए। और वही जब लिफ्ट नीचे की ओर आने लगती है तो क्या होता है? थोड़ा डर लगता है, यानी हल्का महसूस होता है। तो ऐसा क्यों होता है इसको समझते हैं। देखिए ये पहली स्थिति जब लिफ्ट रुकी हुई है, जब लिफ्ट रुकी हुई है तो उसमें जो व्यक्ति है उसका भार किधर कार्य करेगा? mg नीचे की ओर। और भार कार्य कर रहा, बल लग रहा है, तो बल के बराबर प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी इस पर प्रतिक्रिया बल भी लगेगा ऊपर की ओर। ठीक,
अब इसी प्रतिक्रिया बल के कारण हमको भार का अनुभव होता है। तो यहाँ प्रतिक्रिया बल देखिए विपरीत दिशा में लग रहा है ना, तो R बराबर किसके होगा, संतुलन की अवस्था में mg। समझिए कई बार हम बता चुके हैं इसको। जैसे कोई भी वस्तु यदि रुकी हुई है, देखिए मान लीजिए इसको आप खींच रहे हैं 10 न्यूटन के बल से, उधर इधर भी 10 न्यूटन के बल से खींचा जा रहा है, तो इस पर बल कितना लगेगा, 10 इधर 10 इधर, कितना लगेगा, कोई बल नहीं लगेगा, क्योंकि 10 न्यूटन का बल इधर लग रहा है और 10 न्यूटन के बल से इधर खींचा जा रहा है, तो इसका मतलब परिणामी बल इस पर शून्य हो जाएगा। ठीक, अब दूसरी बात, 10 न्यूटन बल इधर लग रहा है और आप खींच रहे हो 10 न्यूटन के बल से, हम इधर खींच रहे हैं 7 न्यूटन के बल से, तो कितना बल इस पर लगेगा, 10 और इधर 7, कितना लगेगा, 3, यानी 10 इधर 3, उसमें 7 माइनस कर लीजिए, हो गया। तो देखिए विपरीत दिशा में लग रहा है यदि बल, तो ये बताइए ये किधर जाएगा, इधर जाएगा या इधर जाएगा, जिधर बल ज़्यादा लग रहा है उधर ही जाएगा, है ना, तो यानी 3 न्यूटन के बल से इधर जाएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार से दूसरा अगर कर लेंगे, इधर 10 न्यूटन का लग रहा है, इधर 7, तो इधर 3 न्यूटन के बल से जाएगा, ऐसे ही। तो अब देखिए ये संतुलन की अवस्था में है, तो ये R बराबर किसके होगा, mg के। ठीक, चलिए, तो जितना भार है उतना ही अनुभव होगा। दूसरी बात, जब ये लिफ्ट नीचे की ओर आ रही हो, जब लिफ्ट नीचे की ओर आ रही हो, तो बताइए mg ज़्यादा है कि R ज़्यादा है, नीचे की ओर जा रही है, तो इसका मतलब इसमें क्या ज़्यादा है, mg ज़्यादा है, तो mg माइनस R ये बराबर किसके होगा, इस पर लगने वाले परिणामी बल के। अभी हमने बताया ना, देखिए 10 न्यूटन का बल यदि इधर लग रहा है और 7 न्यूटन का बल इधर लग रहा है, तो किधर जाएगी ये, 3 न्यूटन के बल से इधर जाएगी, यानी mg माइनस R इतना बल लगेगा। अब देखिए इस पिंड, ये पिंड नीचे की ओर मान लीजिए A त्वरण से आ रही है, A त्वरण से नीचे की ओर ये पिंड आ रही है, A त्वरण से नीचे की ओर आ रही है। ठीक, तो इस पर बल कितना लगेगा, परिणामी बल, द्रव्यमान m है, त्वरण a है, तो लगने वाला बल क्या होगा, ma होगा, है कि नहीं। अब प्रतिक्रिया बल उस पर कितना कार्य करेगा, R बराबर, देखिए R इधर कर लीजिए, mg इधर कर लीजिए, R बराबर क्या हो जाएगा, mg माइनस ma, R इधर किए हम, प्लस हो गया है ना, ma इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये mg के पास ये जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए इतना भार mg था, अब कुछ कम हो गया ना, इसका मतलब भार कम महसूस होगा। जब लिफ्ट नीचे की ओर जाएगी तो उसमें भार में कमी आएगी, यानी कम भार अनुभव होगा, हल्का महसूस होगा, कम भार लगेगा। ठीक है, अब तीसरी बात समझ लीजिए, तो जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही हो, जब लिफ्ट किधर जा रही हो, ऊपर की ओर जा रही हो A त्वरण से, ऊपर की ओर जा रही हो A त्वरण से, ऊपर की ओर A त्वरण से जा रही, तब क्या होगा बताइए, ऊपर की ओर जाएगी तो बताइए R ज़्यादा हो जाएगा, mg कम हो जाएगा, है कि नहीं, ऊपर की ओर जा रही है। तो यहाँ क्या होगा, अब यहाँ हम लिखेंगे R माइनस mg, है कि नहीं, R ज़्यादा है mg कम है, R माइनस mg। अब वही A त्वरण से जा रही है, m द्रव्यमान है तो ma होगा, है कि नहीं, ma हो गया। अब यहाँ से प्रतिक्रिया बल R बराबर कितना हो जाएगा, इसको इधर कीजिए, mg प्लस में आ गया, ये प्लस ma है ही, तो ma देखिए भार इतना mg था वास्तविक में, ma और बढ़ गया, इसका मतलब अधिक भार का अनुभव होगा। कैसा होगा, अधिक भार का अनुभव होगा, कब, जब ऊपर की ओर जाएगी। तो कितना भार बढ़ जाएगा, इतना, जितने ज़्यादा वेग से ऊपर की ओर जाएगी, यानी वेग परिवर्तन जितने ज़्यादा होगा, त्वरण जितने ज़्यादा होगा, उतने ज़्यादा भार का अनुभव होगा। तो यहाँ अधिक भार का अनुभव होगा हमको। ये हो गया लिफ्ट में गति। ठीक, इसके बाद अब देखते हैं घर्षण। घर्षण क्या होता है, आनत तल पर देखिए कोई पिंड रखा हुआ है, ये चित्र हमने बना दिया। अब देखिए ये पिंड जैसे जैसे इस तल को हम ऊपर की ओर उठाएंगे, यानी झुकाव जितने ज़्यादा होगा वो उतने ज़्यादा सरकने का प्रयास करेगा। यदि ये झुकाव ना होता, मतलब ऐसे होता, इस पिंड को यहीं रख देते, तो क्या ये आगे की ओर बढ़ता या पीछे की ओर बढ़ता, बिल्कुल नहीं बढ़ता। इस पर घर्षण बल बहुत नगण्य के बराबर होता, यानी कह लीजिए नहीं होता। अब इस आनत तल को जब हम बढ़ाएंगे ऐसे, तो धीरे धीरे इस पर लगने वाला घर्षण बल बढ़ेगा और ये पिंड आगे की ओर आने का प्रयास करेगा, है ना। तो जब आगे की ओर देखिए ये स्थिति, जब स्थिति इसकी कैसी है, ये रुका हुआ है,
जब रुका हुआ है तो उस अवस्था में जो घर्षण बल लगता है उसे स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थैतिक घर्षण बल। अब ये आणत तल को जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे बल बढ़ता जाएगा, इधर लगने वाला बल बढ़ता जाएगा, है ना, इधर की ओर लगने वाला बल बढ़ता जाएगा और ये आगे की ओर आने लगेगा कि जब जिस अवस्था में ये आगे की ओर गति प्रारंभ करने वाला होता है उस समय जो बल लगता है उसे सीमांत घर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमांत घर्षण बल। अब देखिए ये सरकेगा किधर? आगे की ओर, तो घर्षण बल किधर लगेगा? पीछे की ओर। घर्षण बल किधर लगता है? पीछे की ओर, गति के विपरीत दिशा में। जिधर संपर्क तल पर जिधर गति होती है उसी के विपरीत घर्षण बल लगता है। ठीक, तो ये सरक करके आगे जाएगा तो इस पर बल किधर लगेगा? पीछे की ओर लगेगा, है ना। अब देखिए अभी हमने बताया कि जब ये स्थिर है, रुका हुआ है, तो उस समय जो घर्षण बल है स्थैतिक घर्षण बल। अब ये आणत तल को हम ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो लगने वाला बल बढ़ता जाएगा और जब जिस अवस्था में ये गति अवस्था प्रारंभ करने वाला होता है उस समय जो बल लगता है वो सीमांत घर्षण बल होता है और जब ये गति अवस्था में आ जाता है तब ये गति घर्षण बल इस पर लगता है। ठीक, और देखिए इसके बाद घर्षण बल एक और समझ लीजिए, जैसे कोई गोलाकार वस्तु है और ये ऐसे जो है इसको लुढ़का दिया गया है तो इसमें जो है, इसमें भी जो है क्या होगा? घर्षण बल लगेगा। इसमें भी क्या होगा? घर्षण बल लगेगा। अब इसमें जो घर्षण बल लगता है इसे लोटनिक घर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं? लोटनिक घर्षण बल। तो देखिए ये ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा तो यहाँ घर्षण बल किधर लगेगा ये समझिए। यदि ये इधर की ओर हम लुढ़का दे रहे हैं ना, इधर जा रहा है तो ये देखिए ऐसे जाएगा, ऐसे घूमेगा ना, तो संपर्क, देखिए गति तो आगे की ओर हो रही है लेकिन संपर्क तल पर गति कैसे हो रही है? ऐसे। देखिए आगे की ओर लुढ़केगा ऐसे, ये आगे की ओर जाएगा, यहाँ गति पीछे की ओर हो रही है तो यहाँ घर्षण बल किधर लगेगा? इधर ही की तरफ, इधर की तरफ ही घर्षण बल लगेगा इसमें। ठीक, तो कितने प्रकार से घर्षण बल हमने देख लिया? स्थैतिक घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल और गतिक घर्षण बल। ठीक है, स्थैतिक क्या होता है? जब वस्तु रुकी हुई हो तो उस समय जो बल लगता है घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण बल। और जब वस्तु गति प्रारंभ करने वाला होता है तो उस समय जो घर्षण बल लगता है सीमांत घर्षण बल। क्योंकि सीमांत घर्षण बल तीनों चारों में से सबसे ज्यादा बल कौन सा होता है? सीमांत घर्षण बल। और तीसरी स्थिति क्या हो गई? गतिक घर्षण बल। जब गति अवस्था में होती है उस समय जो घर्षण बल लगता है गतिक घर्षण बल। और तीसरा ये हो गया, चौथा, लोटनिक घर्षण बल। लोटनिक घर्षण बल यानी जब कोई गोलाकार वस्तु घूमती है तो उसमें जो घर्षण बल लगता है वो लोटनिक घर्षण बल होता है। अब देखिए घर्षण बल के कारण जो है प्रतिक्रिया बल, ये लगने वाला जो घर्षण बल होता है ये घर्षण बल उस पर लगने वाले प्रतिक्रिया बल के अनुक्रमानुपाती होता है, ये याद रखिए। अब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटेगा तो म्यू आर आएगा। म्यू आर, यदि स्थैतिक घर्षण बल है तो म्यू एस कहेंगे और यदि गतिक घर्षण बल है तो यह बराबर म्यू के आर हो जाएगा इसी प्रकार से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, जहाँ म्यू आर या सीमांत घर्षण बल, गतिक घर्षण बल, गतिक काइनेटिक एनर्जी ना, तो म्यू के होता है। तो गतिक घर्षण बल और घर्षण नियतांक और ये क्या होगा? स्थैतिक घर्षण बल नियतांक। ठीक है, और इसी को और क्या कहते हैं? घर्षण गुणांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घर्षण गुणांक। तो ये म्यू क्या है? घर्षण गुणांक है। म्यू क्या है? घर्षण गुणांक। बस ये घर्षण बल में इतना हो गया हमारा। अच्छा एक बात और समझ लीजिए, घर्षण बल ये किस बात पर निर्भर करता है? घर्षण बल किस बात पर निर्भर करता है? ये संपर्क तल की जो है सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी प्रकृति जो है, यदि खुरदुरी सतह है तो लगने वाला घर्षण बल अधिक होगा, यदि चिकनी सतह है तो इस पर लगने वाला घर्षण बल कम हो जाता है ना। तो देखिए इसी वजह से जो है ये जो मोटर पार्ट होते हैं इसमें क्या किया जाता है? ग्रीसिंग की जाती है, ऑयलिंग की जाती है, जिससे घर्षण बल कम हो जाए और वो मोटर पार्ट या जो भी हो वो ना घिसे या कह लीजिए कि उसका क्षय ना हो, खराब जल्दी ना हो। ठीक, तो ये हो गया हमारा